गाइस, वेलकम टू द वेदिकोज यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट अध्याय, दैट इज़ दिनचर्या अध्याय। दिनचर्या अध्याय ये जो है अष्टांग हृदय का सेकंड अध्याय है, जिसमें अपन ने फर्स्ट अध्याय में क्या देखा था, आयुष्कामी अध्याय में, कि जो अपन को लॉन्ग लाइफ जीनी है तो अपन को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इसी स्टेप को फॉलो करके अपन क्या करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो अभी जो ये चैप्टर है इसमें हमें अगर हमें लॉन्ग लाइफ जीनी है तो हमें किन किन रेजिमेंट को फॉलो करना चाहिए। जैसे इधर है डेली रेजिमेंट, मतलब दिनचर्या कैसे फॉलो करनी चाहिए, हर डे को कैसे जीना चाहिए, हर डे में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में देखें तो ऋतुचर्या है, मतलब अपन को ऋतु वाइज क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि अपन स्वस्थ रहे। तो हमें पता है कि आयुर्वेद का फर्स्ट प्रवचन क्या है, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम। तो अगर हमें डिसीज़ ही ना हो, डिसीज़ ना होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें दिनचर्या का फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो दिनचर्या में किस चीज़ को बताया गया है, डेली रेजिमेंट, जो हमें डेली क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें से क्या आ सकता है, MCQ आ सकता है, देन SCQ आ सकता है। SCQ में क्या पूछेंगे, एक तो ऐसा पूछ लेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बता दो, या फिर शौच विधि के बारे में बता दो, इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ऐसे क्यों आ सकता है। अगर LAQ आया तो बोलेंगे पूरा दिनचर्या में जो जो चीज़ें हैं सुबह जागने से संध्याकाल तक, तो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट में। अब है फर्स्ट है प्रातःकाल, मतलब उठना, वेकअप कब करना चाहिए हमें। तो ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठो स्वस्थ रक्षणम आयुष्य, मतलब अगर हम इसमें जो जो श्लोक्स को मैंने MK किया है और जो राइट किया है वो श्लोक सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, उठना कब चाहिए। अगर हम आप ही के लाइफ के अकॉर्डिंग देखें तो हम कब उठता है, सूर्य उगने के बाद। बट इन्होंने क्या बोला है कि सूर्य के उगने से पहले हमें उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ, हेल्दी पर्सन शुड बी गेट अप फ्रॉम द बेड इन ब्रह्म मुहूर्त। अभी ब्रह्म मुहूर्त क्या है कि जैसे हमें पता है कि जो रात्रि होती है, तो रात्रि का जो लास्ट वाला प्रहर होता है ना, लास्ट वाले जो 3 घंटे होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त इज़ द टाइम विच इज़ द सेकंड हाफ ऑफ द लास्ट यम ऑफ द नाइट इन एंड अर्ली आवर्स ऑफ द डाउन, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली एट 4:24 AM, मतलब एंडिंग ऑफ द नाइट एंड स्टार्टिंग ऑफ द डे। ये जो टाइम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। एग्जैक्ट कितने बजे, 4:30 बजे। ठीक है, दिस इज रूल इज़ वैलिड फॉर ओनली हेल्दी पर्सन। ये किसके लिए है, हेल्दी पर्सन के लिए ही वैलिड है। अगर किसी को कोई रोग है तो वो इंसान को उठने दे सकते हैं क्या अपन, नहीं। ठीक है, देन क्या है, शौच विधि। सेकंड स्टेप क्या है कि हमें शौच विधि करनी पड़ेगी। तो शौच विधि मतलब क्या है, क्लेंजिंग बोलते हैं अपन। तो शरीर चिंता निवृत्त कृत शौच विधिस्तः, मतलब अगर आप आफ्टर कंसिडरिंग द कंडीशन ऑफ बॉडी, हमें पहले अपनी बॉडी को समझना है। जो अपन ने प्रीवियस नाइट फूड लिया है वो क्या फुल्ली डाइजेस्टेड हो चुका है। अगर हो चुका है तो हम क्या, अगर नेचुरली अर्ज आ रहा है तो हमें क्या, हमें क्लीनिंग की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, यह है शौच विधि। उसके बाद क्या करते हैं, हम दंत धावन करते हैं। दंत धावन मतलब क्लीनिंग ऑफ टीथ। तो उसमें क्या बोला है, अर्क न्याग्रोध खदीर करंजक ककु भारीजम प्रातभुक्ता च मृदुंग टिक्टू कट्टू कषायकम। ठीक है, हाँ, अगर आप इतना भी श्लोक याद करते हो तो भी ठीक है, सामने का नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अपने जो आचार्य है इन्होंने क्या बोला कि हमें जो है जैसे हम शौच विधि करते हैं उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें दंत धावन करना चाहिए। तो अगर हम दंत धावन कर रहे हैं तो जो हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं, ब्रश खैर उस टाइम में ब्रश तो यूज़ नहीं होता था, बट जो ट्विंग मतलब का ऐसे क्या बोलते हैं अपन, लकड़ी का टुकड़ा नहीं, कैसे नीम के बार का ऐसा। तो वो जो ट्विग यूज़ कर रहे हैं वो ट्विग किस टाइप की होनी चाहिए, ये हमें क्या अपने आचार्य बताते हैं। तो आओ देखते हैं। अब ये टुकड़े के बारे में तो बात हो गई, मतलब ट्विग किस किस चीज़ के होने चाहिए, मतलब कौन कौन से पेड़ के होने चाहिए। तो अर्क के हो सकते हैं, न्याग्रोध मतलब बरगद के हो सकते हैं, खदीर मतलब बबूल के हो सकते हैं, काकूब या फिर करंज के भी अपन ट्विग यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ट्विग है मतलब दातुन है, ये यूज़फुल इन ब्रशिंग, मतलब उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, पता है ये MCQ में भी पूछा जा सकता है।
ये सवाल एमसीक्यू में आता है कि जो ट्विग है उसकी वो कितने इंचेस की होनी चाहिए, तो 12 इंचेस की होनी चाहिए, ठीक है। विथ सरकमफरेंस ऑफ द लिटिल फिंगर, जो अपने जो लिटिल फिंगर है तो उसके जो सरकमफरेंस है तो उसके हिसाब से उसके सरकमफरेंस होने चाहिए। और ये क्या होने चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए और डिवाइड ऑफ नोट्स, मतलब नोट्स नहीं होने चाहिए, ताकि हम जब उसको अपने मुंह में पकड़े तो अपने मुंह को इंजरी ना हो, ठीक है। देन शुड हैव कटु तिक्त कषाय रस, जो हमें है कटु तिक्त कषाय रस वाले होने चाहिए। वन शुड ब्रश द टीथ अर्ली इन द मॉर्निंग एज वेल एज इमीडिएटली आफ्टर हैविंग फूड विदाउट कॉजिंग पेन एंड इंजरी टू द गम्स। हमें क्या करना चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग और सोने से पहले क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए और विदाउट अपने गम्स को इंजरी किए हुए। अभी कोई कोई इंसान को ब्रश नहीं करना चाहिए, कौन कौन से इंसान को है, तो आपने श्लोक नहीं याद किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये याद रख लीजिए कि किन किन को नहीं करना चाहिए। जिनको अजीर्ण, अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन हुआ है, जिनको वमन मतलब वोमिटिंग हुई है, कास मतलब कफ हुआ है, ज्वर मतलब फीवर, ये जो है ना शिरो रोग, कर्ण रोग, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्वर मतलब फीवर, ये अगर आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कास को कफ बोलते हैं ऐसा वगैरह, ठीक है। देन मुख पाक मतलब हमें माउथ अल्सर हुए है, हृदय रोग, कार्डियक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नेत्र रोग मतलब नेत्र से रिलेटेड है, शिरो रोग शिर से रिलेटेड, कर्ण रोग, ईयर का कोई डिसीज है, और श्वास मतलब डिस्पनिया, ठीक है। तो हमें इस चीज़ में क्या करना चाहिए, दंत धावन नहीं करना चाहिए। अब क्या कर लिया हम लोगों ने, दंत धावन कर लिया। ऐसे खुद को इमेजिन करते हुए चलिए, अगर अपन खुद को इमेजिन करते हुए चलेंगे ना तो अपन को इजीली जाएगा। अब हमने क्या किया, पहले हम ब्रह्म मुहूर्त पे उठे, फिर हमने क्या किया, हम शौच वेदी के लिए गए, फिर हमने क्या किया, दंत धावन किया। अब दंत धावन के बाद हम करेंगे अंजन। अंजन मतलब जैसे सुरमा काजल टाइप्स ही समझ सकता है उसको कोरिलेट करके। तो जो हमारे नेत्रों के लिए है वो हितकर होता है। तो हम यहाँ पे 2 टाइप्स के अंजन का क्या किया है, मेंशन किया है। तो पहला है सोविरांजन। सोविरांजन मतलब कॉलीरियम, जिसको अपन एंटीमनी सल्फाइड से Sb2S3, ठीक है। ये जो है दंत धावन के बाद आँखों के लिए सोविरांजन हमें यूज़ करना चाहिए, ऐसा बोला है, ठीक है। पर क्या होता है कि जब हम सोविरांजन का एक्सेस यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कफ दोष है उसका क्या हो जाता है, प्रकोप हो जाता है। तो हमें कफ दोष का प्रकोप तो नहीं कराना है, तो हम क्या करेंगे कि रसांजन को यूज़ करेंगे, जो हमें बेरी ज़ायरस्ट्रेटा से मिलता है, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, ठीक है। और वो हम वंस इन अ वीक यूज़ करेंगे, ठीक है। ये रोज़ यूज़ करने से अच्छा है कि हम एक ही दिन में यूज़ करें। तो अभी सोविरांजन आपको पूछ सकते हैं कि सोविरांजन हम डेली यूज़ करते हैं कि 8 दिन बाद या फिर वंस इन अ वीक। वैसे तो ये 5 और 7 दिन के गैप में है, ये या तो 5 दिन के बाद कर सकते हैं, 7 दिन के बाद कर सकते हैं, एग्जैक्टली अगर बोले तो आपको पूछ सकते हैं कि रसांजन हम डेली यूज़ करते हैं कि सोविरांजन डेली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखो। देन है अपन अंजान के पश्चात क्या क्या करते हैं, तो अंजान के बाद हम क्या करते हैं कि हम नस्य करते हैं, गंडुश करते हैं। गंडुश मतलब माउथ के गार्गल्स, इसमें और एक होता है कवल भी आता है, मतलब कवल में अपन जो वाटर है उसको स्क्वीज़ करते हैं, और जो गंडुश है उसमें माउथ में होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। देन धूमपान और तांबुल सेवन, तो ये जो है नस्य, धूमपान वगैरह ये अपन चरक संहिता के जब लेसन पढ़ेंगे ना तो उसमें जो है डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। देन है तांबुल सेवन। तांबुल सेवन किसको नहीं करना चाहिए, तांबुल सेवन मतलब नहीं क्या, हमारे जो दादी माँ वगैरह होते हैं वो पान खाते हैं, तो उनके जो एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट है वही तांबुल सेवन में, आज के पान के जो आपने मॉडर्नाइज पान मिलता है वो नहीं, ठीक है। तो जो दादी माँ खाती थी ना वो मोर रिलेटेबल है टू दैट इस टाइप के तांबुल सेवन को, ठीक है। देन तांबुल सेवन किसको नहीं करना चाहिए, जो शत है मतलब जिसकी इंजरी चेस्ट को हुई है। देन रक्तपित्त मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर, रुक्षता मतलब ड्राइनेस, नेत्र रोग मतलब आइज़ का कोई डिसीज है, विष मतलब पॉइजनस कंडीशन में, मूर्छा मतलब अपन नहीं बोल सकते क्या, अनकॉन्शियस है। देन अनकॉन्शियस है। देन शोष पीड़ित मतलब ड्राइनेस है उसके माउथ में वगैरह ऐसे, ठीक है। एंड ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को भी अपन तांबुल सेवन नहीं दे सकते।
अब क्या किया हमने, जो अंजन नस्य धूमपान वगैरह की कर लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की टाइप और, ठीक है। तो उसमें है अभ्यंग। अभ्यंग मतलब ऑयल मसाज। जैसे अपन ऑयल की मसाज नहीं करते क्या, तो उसको ही अपन अभ्यंग बोलते हैं। तो अभ्यंग में क्या होता है, अभ्यंग माचरेत्रिस्तस्य स जरा श्रमवातः दृष्टिप्रसादपुष्टायु स्वप्न सुत्वकत्वदार्ढर्यकृत शिरश्रवणपादेषु त विशेषण शिलयते। इतना भी श्लोक याद किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमें जो है प्रतिदिन अभ्यंग करना चाहिए। तो अभ्यंग क्या क्या करता है, तो अभ्यंग के हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अभ्यंग में जो है, तो जरा जरा मतलब एजिंग क्या होती है, डिले होती है, ठीक है। देन श्रम, श्रम मतलब जो हमारा फटीक होता है वो चला जाता है। देन वात का क्या करते हैं, वो नष्ट करते हैं, वायु को नष्ट करता है। कॉमन है कि ऑयल का क्या होता है, स्निग्ध गुण होता है, तो वो अपनी जो वायु है उसके क्या है, अपोजिट है, तो वायु का नाश करेगा ना। देन दुष्टि मतलब गुड विजन होती है, शरीर को नरिशमेंट देता है, दीर्घायु होता है, निद्रालु होता है, त्वचा को निर्मल करता है, कॉम्प्लेक्शन को इंक्रीज करता है, स्ट्रांग बॉडी को दृढ़ बनाता है। और हमें जो है स्पेशली किसका किसका अभ्यंग करना चाहिए, तो शीर, कर्ण और पैर। ये किस में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो याद रखो कि हमें जो है शीर, कर्ण और पैर का अभ्यंग करना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब विशेष रूप से करना ज़रूरी है। देन है अभ्यंग के निषेध। अगर कौन सा पर्सन है जो अभ्यंग नहीं कर सकता है, तो पहला है पर्सन सफरिंग विद द कफ डिसऑर्डर। अपन कॉमन सेंस लगा के बोल सकते हैं कि जो है कफ का क्या होता है, स्निग्ध गुण होता है, तो कफ वाला पर्सन कैसे ही अभ्यंग करेगा। संशोधन जिनकी क्या हुई है, प्यूरिफिकेशन हुई है, थेरेपीज हुई है, पंचकर्म हुआ है, ठीक है। देन अंजन अजीर्ण मतलब जिनका क्या हुआ, इंडाइजेशन हुआ है, वो क्या कर सकते, उनको हमें अभ्यंग नहीं कराना है, ठीक है। देन हमने क्या कर लिया, अभी अभ्यंग कर लिया। अब हम करेंगे व्यायाम, ठीक है। व्यायाम के लिए जब हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम के हमें क्या क्या लाभ होते हैं, तो ये इस श्लोक में बताया है। लाघव कर्म सामर्थ्य दीप्तो अग्निमेदशय विविक्त घनगात्रत्व व्यामादु उपजायते। देखो जो जो श्लोक मैं बोल रही हूँ वो श्लोक याद करके रखो। अगले साल भी जो स्वस्थ ऋतु सब्जेक्ट होता है, तो उसमें जो है ऋतुचर्या दिनचर्या यही दिया हुआ है, तो एक तीर से दो निशाने लगता है। तो याद रखो और अच्छे से करो, ठीक है। और इजी ये अपन अपने डेली लाइफ से रिलेट करके ही ऐसे, मतलब तुम ऐसे इमेजिन करो कि तुम लोग खुद कर रहे हो ये सब, तो अपन को ना इजी जाता है कि हम याद रखें, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि जब हम व्यायाम करते हैं हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहला है लाघव। लाघव मतलब बॉडी कैसी होती है, लाइट हो जाती है। देन कर्म सामर्थ्य मतलब जो पर्सन है उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है टूवर्ड्स वर्क करने की, ठीक है। होता है कि जाटर अग्नि क्या होती है, दीप्त हो जाती है, मतलब अपनी जो डाइजेस्टिव पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देन फैट रिड्यूस हो जाता है और कॉम्पैक्टनेस भी आती है, ठीक है। देन व्यायाम के लिए अयोग्य, अभी सबको तो व्यायाम करने के लिए नहीं बोल सकते, तो कौन कौन है जो व्यायाम के अयोग्य है, जिनको वात या पित्त से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, या फिर चिल्ड्रन है, या फिर वृद्ध है, या फिर अजीर्ण है, जिनका इंडाइजेशन हुआ है, उनको हम क्या करेंगे, व्यायाम के लिए नहीं बोलेंगे। अभी व्यायाम मात्रा में भी एमसीक्यू पूछते कि व्यायाम मात्रा हमें कितनी रखनी चाहिए। जो स्ट्रांग पर्सन है उसको ना अर्ध व्यायाम मात्रा मतलब हाफ ऑफ देयर कैपेसिटी रखनी चाहिए। इन अदर सीजन इट शुड बी डन स्टिल लेस, मतलब अगर आप बाकी के जो सीज़न है, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे कि कोई कोई सीज़न में क्या होता है, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, तो उस सीज़न में हमें व्यायाम करना ही नहीं चाहिए। किसी किसी में क्या करना ही नहीं चाहिए, किसी किसी में करना है तो कब बहुत कम करना है। तो जब हम ऋतुचर्या पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि व्यायाम कब करना है। बट जब क्या होता है, ठंडी का मौसम होता है तो हमारे शरीर में जो है बल श्रेष्ठ होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे हम ना व्यायाम कर सकते हैं। तो जो स्ट्रांग पर्सन है वो कितना व्यायाम करेंगे, हाफ ऑफ देयर कैपेसिटी। एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ। देन अति व्यायाम दोष। अति व्यायाम दोष मतलब बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लिया, हमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जोश में हमने व्यायाम कर लिया, तो क्या होगा, कौन कौन से हमारे इसमें डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो पहला है तृष्णा, मतलब हमें थर्स्ट लगेगी। देन इमेसिएशन,
होगा, डिस्पनिया होगा, देन ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, टायर्डनेस हो सकता है, देन क्या है, कफ हो सकता है, फीवर हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जैसे हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम जैसे ही और कौन कौन सी चीज़ें की तो हमें हानि हो सकती है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जागरण कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देर चल रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सेक्शुअल चीज़ें कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि विल डिस्ट्रॉय द बॉडी ऑफ लायन फाइटिंग एन एलिफेंट एंड डाइज। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे कोई एलिफेंट मरा हुआ है, ठीक है, अपना ये एक एलिफेंट समझ लेते हैं, जो एलिफेंट है ये मरा हुआ है, और जो अपना लायन है वो इधर आया और ये क्या कर रहा है, इसको रस्सी बांध के ऐसे घसीट के ले जा रहा है। पॉसिबल है क्या? नहीं है, इसकी शक्ति से बहुत ज़्यादा एलिफेंट बड़ा है, और ये क्या कर रहा है, इसको घसीट के ले जाया है और इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई और ये जो है अपना लायन मर गया। तो ये बोल रहे हैं कि हमें इतना भी अति नहीं करना है कि हमारे बॉडी के ऊपर वो इफ़ेक्ट शो करना चालू करे। ठीक है, तो हमें जो बाकी की चीज़ें करनी है वो सारी लिमिट मात्रा में करनी है। देन है उद्वर्तन। उद्वर्तन अभी हमने क्या कर लिया, व्यायाम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उद्वर्तन मतलब पाउडर मसाज करेंगे अपने बॉडी पर। मसाज विद अ फाइन पाउडर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल्स विद अ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के साथ उसको बोलेंगे अपन उद्वर्तन। ठीक है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो कफहर होता है, फैट को लिक्विफाई करता है, बॉडी को स्टेबल करता है, और स्किन को हमें क्या, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इंक्रीज़ करता है और हेल्दी बनाता है। ठीक है, देन हम चलेंगे, अब हमने क्या कर लिया, उद्वर्तन कर लिया, पहले व्यायाम किया था, फिर क्या कर लिया, उद्वर्तन कर लिया। अब उद्वर्तन के बाद हम चलेंगे दीपन पर। दीपन मतलब स्नान पे। स्नान पे मतलब अभी हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो स्नान हमने किया तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे इसके, तो दीपन होगा, वृषम आयुष्य, स्नान ऊर्जा बलप्रदम, कंडु मल श्रम स्वेद तंद्र त्रोटदाह पाप माजितम। मतलब दीपन मतलब हमारे जो ये है अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, ये क्या होगी, एनहांस होगी। देन वृषम आयुष्य मतलब सेक्सुअल विगर बढ़ेगा। स्नान ऊर्जा बलप्रदम मतलब स्नान से क्या होगी, ऊर्जा आएंगी और बल का बल हमें मिलेगा। देन क्या होगा, कंडू मल्ल श्रम स्वेद और तंद्रा। तंद्रा मतलब फटीग या फिर थ्रोट, और दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन, ये वगैरह क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें स्नान के लाभ बताए हैं। अब हम जो स्नान के लिए जल ले रहे हैं तो वो जल कैसा होना चाहिए। नॉर्मल बाथ विथ हॉट वाटर गिव स्ट्रेंथ टू द बॉडी एंड बट द हेट डिक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ द हेयर फॉलिकल्स एंड आई। ये बोल रहे हैं कि अपने पास दो टाइप का पानी होता है, अपन पता है, एक है हॉट वाटर और एक है कोल्ड वाटर। तो अगर हम हॉट वाटर को पूरे बॉडी पे यूज़ करते हैं तो जो हमारे ये जो हॉट वाटर है ये हमारे आइज़ को और किसको, हेयर फॉलिकल्स को क्या करेगा, उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। तो हमें क्या करना है कि जो अपनी बॉडी है, तो बॉडी के जो हेड के जो निचले हिस्से है उसको हमें हॉट वाटर से धोना है, और जो ये है ऊपर का हिस्सा उसे हमें कोल्ड वाटर से धोना है। ठीक है, तो ये MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन स्नान के अयोग्य। अभी हम स्नान के अयोग्य कौन कौन से पर्सन है उनके ये देखते हैं। तो स्नान के अयोग्य कौन है, जिनको क्या है, फेशियल पैरालिसिस है, आई डिसऑर्डर है, माउथ डिसऑर्डर है, कर्ण रोग है, अतिसार है, आद्यमान है, पीनस रोग है, या फिर अजीर्ण है, या फिर आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद भी हमें क्या करना नहीं चाहिए, भोजन ये और स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बताती हूँ ये दशविध पाप करने, ये जो है 10 सिंफुल एक्ट्स बताए गए हैं। तो इसमें से क्या आ सकता है, LAQ आ सकता है और SCQ भी आ सकता है। तो इस बार की जो एग्ज़ाम हुई थी 2024 में, तो इसमें एक LAQ आया था इससे रिलेटेड कि दशविध पाप कर्म को एक्सप्लेन करो। तो क्या कर सकता है कि दशविध पाप कर्म कौन कौन से थे, हिंसा, स्थेय, अन्यथा काम, पैशून्य, परुषनृते, संभित्रालाप, व्यापाद, अभित्या, दृग्विपर्यय, पापकर्मेति दशधा। काय वा मानसे त्यजेत।
ठीक है। तो वन शुड अवॉइड द 10 सिंफुल एक्ट्स पर्टेनिंग द माइंड, स्पीच, बॉडी, मेंटली, ओरली एंड फिजिकली। तो ये जो 10 सिंफुल एक्ट्स बताइए हमें, इसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं हम ना करें। और ताकि अगर हम ना करेंगे तो हम कैसे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा, हमें आयु की प्राप्ति होगी। आयु की प्राप्ति होगी तो अच्छी हेल्दी आयु की प्राप्ति होगी तो क्या होगा, हमें मोक्ष मिलेगा। ठीक है। तो कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं अपन। इसमें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि एक है फिजिकली, देन है ओरली और एक है मेंटली। तो इसमें 10 जो ये है सिंफुल एक्ट्स कौन कौन से, तो हिंसा मतलब कॉजिंग इंजरी कॉजिंग इंजरी, अपन किसी को इंजरी करना चाहते हैं। स्टे मतलब स्टीलिंग या फिर रॉबिंग। अन्यथा काम मतलब अनलॉफुल एक्ट, जो लॉफुल नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं। ठीक है। देन पैशून्य मतलब स्लैंडरिंग कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहा है। कठोर वाणी मतलब हार्श स्पीच। झूठ बोलना मतलब अनट्रूथफुल स्पीच। संबित राग मतलब कोई भी इनकोहेरेंट स्पीच बोल रहे हैं। ठीक है। जिसका कोई किसी से संबंध ही नहीं है फिर भी अपन ऐसे उसको ताने मार रहे हैं यार। ठीक है। देन व्यापात मतलब दूसरे का अनिष्ट सोचना, मतलब दूसरे के बारे में अपन बुरा सोच रहे हैं, ये भी पापी है। तो अब आप अपना देख लो। ठीक है। आप हो क्या पापी। ठीक है। अविद्या मतलब स्टीलिंग अदर पोजीशन। देन दृग विपर्य मतलब नॉन बिलीफ करना किसी चीज़ पे, नॉन अपने जो शास्त्र में बताया उसके ऊपर भी नॉन बिलीव करना, ये भी क्या है, एक पापी है, ऐसा बोल रहे हैं अपने आचार्य। ठीक है। देन त्रिवर्ग, हमने पहले ही चैप्टर में देखा था कि त्रिवर्ग क्या होते हैं, धर्म अर्थ काम। ऐसा कोई कार्य न करे जिससे त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम की प्राप्ति न हो, अथवा त्रिवर्ग का विरोधी होता है। तो हमें अगर यह हम त्रिवर्ग के अविरोध करने वाले अगर कोई काम करे तो हमें क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अभी क्या है, वर्जनीय स्थल। वर्जनीय स्थल मतलब कुछ ऐसे स्थल है, प्लेसेस है जहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। तो ट्रीज कंसिडरिंग टू बी द सीड्स ऑफ ग्रह, जहाँ पे ग्रहों का कुछ गड़बड़ है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। पर्सन टू बी वर्शिप करनी चाहिए। पिलर्स ऑफ द फ्लैग स्टाफ, अनहोली थिंग्स नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे अनहोली थिंग्स हो रही है वहाँ पे जाना भी नहीं चाहिए। वन शुड नॉट स्टेप ऑन ऐश, हर्ब्स, grain, husk, dirt, stone heaps, place where sacrificial rituals are performed, and place for birth. अभी देखें अपन, अपनी मम्मी क्या बोलती है कि अगर रास्ते में ऐसा कुछ पड़ा है तो उसके ऊपर से अपन को पैर रख के नहीं जाना चाहिए। तो ये क्यों, रीज़न क्या है, तो ये रीज़न है कि जिसमें हमने हमारे आचार्य ने पहले ही बता के रखे कि इससे अगर अपन फॉलो नहीं करते तो हमें क्या नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पे क्या बोला है कि लोक से शिक्षा, हमें अपने आचार्य से क्या शिक्षा लेनी चाहिए। फॉर एन इंटेलिजेंट पर्सन द होल वर्ल्ड इज गाइड और टीचर, therefore follow the word or as an evaluator for the performance of the worldly affairs। तो हमें जो है अपने जो आचार्य है जिन्होंने बताया है कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, या फिर टीचर है जो अपने बता रहे हैं, तो हमें उनके बातों का फॉलो करना चाहिए। देन है सदवृत्त मतलब गुड बिहेवियर। तो कंपेरिजन टूवर्ड्स ऑल लिविंग बींग, सदवृत्त में क्या क्या होना चाहिए, हमें सारे जो लिविंग बींग्स की तरफ हमारा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। एन एटीट्यूड फॉर सेक्रीफाइसिंग फॉर अदर्स, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी, वर्ड्स एंड माइंड एंड फीलिंग ऑफ सेल्फिश नहीं बना रहना चाहिए। ठीक है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स एंड सफिशिएंट फॉर द गुड कंडक्ट। अपन कर तो किसी के लिए अच्छा रहे, ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, बदले में कुछ चीज़ों की अपेक्षा कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर ये कर रहे हैं तो हम सद्वृत्त का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। देन है आत्म परीक्षण। ही हु डेली बियरिंग in mind what he is and how he is spending the day is not affected by sorrow। अगर कोई इंसान जो है सेल्फ इवैल्यूएशन करता है तो वो सॉरो की तरफ या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ कम जाता है। तो हमें अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना चाहिए। ठीक है।
तो गाइज़ मैं बता दूँ कि हमारा जो ये चैप्टर है ये एंड हो चुका है। तो मैंने जैसे बताया था, तो इसमें से MCQ भी आ सकता है, SCQ भी आ सकता है और LEQ भी आ सकता है, और बहुत ही इजी चैप्टर है। जैसे तुम हर चीज़, या फिर तुम एक काम कर सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं पूरी, ये तुम अपने डेली लाइफ में अप्लाई करो, तो तुम लोगों को वैसे ही याद हो जाएगा, या फिर 2-3 बार पढ़ोगे वो याद ही हो जाएगा। नहीं कोई ब्रह्म मुहूर्त पे उठ सकता है, तो थोड़ा सा डिले करके, बट याद करना कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। फिर हम शौच विधि के लिए जा रहे हैं, शौच विधि में ऐसा ऐसा होता है। फिर हम दंत धावन कर रहे हैं, दंत धावन में ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ये डेली ही चीज़ें हैं, डेली ही रेजिमेंट है। और अगर आपको लेक्चर कैसा लगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और कोई सवाल हो तो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम चालू करेंगे अपना 3rd अध्याय, दैट इज़ ऋतुचर्या अध्याय। तब तक के लिए बाय बाय।